की शुरुआत कब होती है? तब जब सूर्य उगे, तब जब धप से हमारे बगीचे में दरवाजे पर अखबार के गिरने की आहट आए, तब जब हमारे चौके से चाय की या कॉफ़ी की खुशबू आने लगे, या तब जब हमें लगे कि पेट की आग अब इतनी प्रबल हो गई है कि कुछ भी खाकर दुनिया में दाखिल होने का, रोज़ी रोटी कमाने का वक्त आ गया है। सबकी सुबह अलग अलग ढंग से शुरू होती है। न्यूज़ रूम की सुबह कैसे होती है? सब साथी जुटते हैं और उस दिन जो संभावित बड़ी घटनाएं हैं उन पर बात करते हैं, या पीछे के 24 घंटे, 48 घंटे, एक सप्ताह, एक महीने की घटनाओं के बारे में बात करते हैं। पिछले कई दिनों से न्यूज़ रूम में जो एक विषय कॉमन है वो है अतिवृष्टि, बहुत ज़्यादा बारिश का होना। सब तरफ से बाढ़ आ रही है। हमारे इनबॉक्स में भी, हमारे ईमेल पर भी कई साथी पंजाब के बारे में लिख रहे हैं, कुछ बिहार के बारे में, कोई भूस्खलन की तरफ ध्यान दिला रहा है। इन सब के बीच चूंकि हम लोगों का अध्ययन का एक विषय साहित्य भी रहा, तो न्यूज़ की तैयारी करते वक्त दो पंक्तियाँ, दो कवियों की पंक्तियाँ बार बार याद आ रही हैं। वो पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, एक शुरुआत में, एक आखिरी में। हम लोग जब यूपी बोर्ड में हिंदी साहित्य की पढ़ाई करते थे, तब हमें जयशंकर प्रसाद का लिखा महाकाव्य कामायनी, उसके कुछ अंश पढ़ाए जाते थे। उसका एक सर्ग है जिसको चिंता सर्ग कहते हैं, और उसकी शुरुआती पंक्तियां हैं। हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये पढ़ते हुए हम सोचते थे कि कैसा होता होगा बाढ़ का मंजर, कैसी है वो बाढ़ जो हर धार्मिक किताब में है कि साहब पुराने ज़माने में, एंशिएंट टाइम में एक बहुत बड़ी बाढ़ आई थी। वो सब किताबों में पढ़ा, लेकिन अब सब सामने दिख रहा है। जिस पंजाब से धान की फसल की खबरें आती थी, और जिसके लिए बहुत पानी की ज़रूरत होती है, और जिसके लिए पंजाब को हिदायत दी जाती थी कि अब इस कैश क्रॉप से मुक्त होने का समय आ गया है, वहीं पर पानी ज़रूरत से ज़्यादा हो चुका है और धान की फसल बर्बाद हो रही है। धान के ज़रिए ही जो लोग शहरों में हैं और नहीं वाकिफ़ हैं शब्दावली से, आपको चावल मिलता है। पंजाब से ही आ रहे एक आंकड़े की बात करें तो 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में फैली फसल तबाह हो चुकी है। पर फसल से पहले इंसानों की बात कर लें, जो विस्थापित हो रहे हैं, जो तबाह हो रहे हैं। इसलिए आज के शो में हम विस्तार से पानी की बात करेंगे, जो आँख में बचा रहना चाहिए, आन बान में हमेशा रहना चाहिए, लेकिन ज़मीन पर ज़रूरत से ज़्यादा ना हो तो अच्छा है। इसकी वजहें क्या हैं? कौन कौन से प्रभावित इलाके हैं? पंजाब, हिमाचल, जम्मू, उत्तराखंड, सबकी एक एक करके खबरें लेंगे। टूटती सड़कें, बहते घर, बहते मवेशी और जान गंवाते लोग। हमारे साथी भी ग्राउंड पर मौजूद हैं, उनके भी ब्यौरे देंगे। और कारणों पर जब बात करेंगे तब सिर्फ क्लाइमेट चेंज पर नहीं ठिठकेंगे। अराजक और अनियंत्रित निर्माण, जिसमें तालाबों पर कब्जा होता है, नालियां ढक ली जाती हैं, प्लास्टिक का लापरवाही से इस्तेमाल होता है, फूहड़ तरीके से अर्बन प्लानिंग में नई नई चीज़ों को शामिल कर लिया जाता है, और बताया जाता है आखिरी में कि ये सब तो न्यू नॉर्मल है, कि गुड़गांव, जिसको मिलेनियम सिटी कहा जाता है, जिसका नाम तो बदल के गुरुग्राम कर दिया गया, लेकिन हालात नहीं बदले। ये आईटी शहर हर बारिश में दम तोड़ता है। इन तमाम प्रसंगों पर आज विस्तार से बात होगी। बात जीएसटी काउंसिल की बैठक पर भी करेंगे। टैरिफ वॉर के समय में इस काउंसिल के नतीजों पर सबकी नज़र है। 2 दिन चलने वाली है। क्या 4 से घट के 2 ही टैक्स स्लैब रहेंगे? नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के तहत केंद्र सरकार ने अब क्या फैसला लिया है, इस पर भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा, और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप शो। Brought to you by Mrs. Bectors and Bahar Ilaichi. Mrs. Bectors Cremica Non-Stop Biscuits. Crunchy Jeera Bite, Non-Stop Delight. आपको स्क्रीन पर हमारे आपके देश भारत का नक्शा दिख रहा है। इसमें जो हाईलाइटेड हिस्से दिख रहे हैं वो भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, यानी पूरा उत्तर भारत कमोबेश
भारी बाढ़ और बारिश से जूझ रहा है। इसमें बिहार के भी कुछ हिस्से शामिल हैं। राज्यवार अगर हालत देखें, पहले बात ज़्यादा नुकसान झेल रहे हिमाचल प्रदेश की। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है। इस मानसून सीजन के दौरान हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगह 43 बार बादल फटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 115 भूस्खलन की घटनाएं रिपोर्ट हो चुकी हैं। फ्लैश फ्लड की संख्या भी 95 तक पहुंच चुकी है और इन सब घटनाओं में 300 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 40 के आसपास लापता हैं। 850 घर तबाह, 27,000 से ज़्यादा मवेशी बह गए, 1300 से ज़्यादा सड़कें बंद हैं। अब पंजाब, बॉर्डर स्टेट, महत्वपूर्ण स्टेट, हाल कुछ वैसा ही है। 3 सितंबर को सूबे की सरकार ने प्रदेश को आपदाग्रस्त घोषित कर दिया क्योंकि राज्य के सभी 23 जिले इस समय बाढ़ से जूझ रहे हैं। 1200 से ज़्यादा गांवों में पानी भरा है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के सभी स्कूल कॉलेज 7 सितंबर तक बंद कर दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू संभाग में पड़ने वाले अखनूर में चिनाब नदी उफान पर है, जिसके चलते कई गांवों में बाढ़ आ गई है। डोडा ज़िले में रियासी में सलाल डैम के गेट खोलने पड़े। उधमपुर में लैंडस्लाइड हुआ, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद है। सूबे के स्कूलों को 4 सितंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। हरियाणा, इसके भी कई इलाके बाढ़ बारिश से प्रभावित हैं। झज्जर, हिसार, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकूला, कई हिस्सों में 3 से 5 फीट तक पानी। गुरुग्राम की वायरल तस्वीरें तो आपने देखी ही हैं। हरियाणा के हथनीकुंड बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में भी यमुना खतरे के निशान से लगातार ऊपर बह रही है। यमुना से लगे इलाकों में पानी भरा है और अब तक 10,000 से ज़्यादा लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। इस पूरी तबाही का ओवरव्यू जानने के लिए आपको बारिश के कुछ और आंकड़े भी समझने होंगे। सिर्फ 31 अगस्त और 1 सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में सामान्य से 667% ज़्यादा, पंजाब में 1104%, हरियाणा में 616% ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और ये सिर्फ 2 दिन का ताज़ा आंकड़ा है। भारतीय मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रभावित राज्यों में इस बार मानसून में 70 से 80% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई है। माना जाता है कि सावन का महीना खत्म होने के बाद जो अमूमन 15 अगस्त के आसपास होता है, बारिश का मौसम ढलने की तरफ बढ़ता है। लेकिन अभी स्थितियां उलट हैं। सितंबर की शुरुआत में भी बरसात अपने चरम पर जाती दिख रही है और इसका परिणाम कहीं पर जानवर बह रहे हैं तो कहीं पर जानमाल का नुकसान हो रहा है। सुनिए बाढ़ प्रभावित लोगों को, जिन्होंने ललन टॉप को अपने इलाकों का हाल बताया। 3-3 फुट अंदर था पानी, निकल गया पानी। अभी जो थोड़ी सी बारिश रुकी ना, उसके कारण से निकल गया पानी। अभी जब तेज हुई है फिर बढ़ जाएगा अंदर। फिर चला, हमने गटर ब्लॉक कर रखे हैं, सब कुछ बंद कर रखा है हमारे अंदर से। करीब हफ्ता हो गया जी। पिछले हफ्ते भी आया, अपने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कमिश्नर आया, वो मिठियाँ गोलियां देकर चला गया, जो कर रहे हैं कुछ, पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। 1 हफ्ते से परेशान चल रही है। बहुत ही मुश्किल हो रहा है हमारा। दुकान पे भी जाना होता है, वहाँ भी दुकान चोरी है, सुहाना में है। यहाँ घर में भी बहुत बुरे हालात हैं। सारी रात नींद ही नहीं आती। मैं तो बार बार देखती रहती हूँ कि कहीं पानी तो नहीं आ गया, क्योंकि वहाँ से भी नदियों से, डैमों से छोड़ रहे हैं। ऐसे यहाँ तो 3 बार हमारा अंदर पूरा भर चुका है। बेड पे बैठे रहते, बस वो बेड की जो लेयर है, गद्दे, वहीं पर पानी वहाँ तक पहुँच चुका था। समस्या तो सामने आ गई, समाधान क्या हो रहा है? बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत एवं बचाव कार्य चल रहा है। केंद्र और राज्य की आपदा प्रबंधन टीमों के साथ स्थानीय प्रशासन, पुलिस के लोग, अलग अलग स्वयंसेवी दलों के लोग, वॉलंटियर्स, सब इसमें शामिल हैं। सेना की भी तैनात किया गया है और अधिकारी जरूरी जानकारियां भी दे रहे हैं। जो अभी फिलहाल क्षेत्र है यमुना बाजार का, इसमें कल दोपहर बाद पानी यहाँ पर बढ़ा है, उसको लेकर के एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। इवैक्यूएशन किया गया है यहाँ से और लोगों को रिलीफ शेल्टर्स में ले जाया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ की 3 और टीम्स दिल्ली में तैनात हैं। 10 टीमें हमारी स्टैंड बाई में हैं। अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो उनकी भी तैनाती की जाएगी। अब बात करते हैं इस अतिवृष्टि के कारणों की। डाउन टू अर्थ में छपी एक रिपोर्ट के हवाले से बात करते हैं। इसमें कहा गया है, भारत में इस बार मानसून में इतनी ज़्यादा बारिश इसलिए हुई क्योंकि जलवायु परिवर्तन के चलते पश्चिम एशिया और आर्कटिक में तापमान बढ़ा, जिससे नमी भरे साइक्लोनिक सिस्टम्स को बढ़ावा दिया। क्लाइमेट चेंज के चलते मानसून में 15 बार पश्चिमी विक्षोभ की घटनाएं दर्ज की गई और इन्होंने साइक्लोनिक सिस्टम के साथ मिलकर हालात को और ख़राब कर दिया। ये कठिन से लगने वाली शब्दावली है, इसे भी समझते हैं एक्सपर्ट से आसान भाषा में। अपने अंदर समाहित कर लेती थी, धीमे धीमे जाती थी। और इसके अलावा बड़ी नदियों से जो छोटी नदियां जुड़ी हुई थी, सहायक नदियां की भी सहायक नदियां, तो
इसको ऐसे समझ लीजिए कि गंगा में अगर पानी आता था तो यमुना में भी पानी बढ़ जाता था दूसरी तरफ चढ़ते हुए, और फिर यमुना से दूसरी अन्य नदियों में भी पानी चला जाता था, तो वो उसको फैलने का एक अवसर मिल जाता था, पानी को फैलने का अवसर मिल जाता था। अब क्या हुआ है कि जितनी बरसाती नदियां हैं वो या तो पाट दी गई हैं, या तो सूख गई हैं, या तो उनका इंक्रोचमेंट हो गया है और पूरी की पूरी नदी गायब हो गई है। आप देखिए कि अपना पुराना रास्ता था वह लगभग कम हो गया है। एक दूसरी खास बात ये हुई है कि नदियों के किनारे के जितने भी इलाके थे उसमें बहुत ज्यादा पेड़ों की कटाई हुई है, निर्वनीकरण हुआ है, तो उसमें मिट्टी बहुत ज्यादा बह के जा रही है और उसमें सिल्टिंग बहुत हो रही है। गुंजाइश बची है ना उसको अपने पुराने प्राकृतिक रास्तों से होकर जाने की गुंजाइश बची है। तो नदियों को बिल्कुल धीरे धीरे एक तो सकरा किया जा रहा है और उस सकरे रास्ते में पहले से ज्यादा मिट्टी बहकर जा रही है। ये दो बड़ी दिक्कतें आई हैं। इससे लगातार पानी विकास को बहुत ही लोकलाइज करना होगा, और अगर हिमाचल प्रदेश में मंडी या सिरमौर या कोई जिला अमेरिका के किसी जिले से टक्कर लेने की कोशिश करेगा और वहां का कोई पहाड़ी इलाका है उससे टक्कर लेने की कोशिश करेगा तो दिक्कत होगी। पहाड़ों को काट दिया गया है, बिल्कुल 90 डिग्री पे काटा गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो पहले जो बारिश होती थी और लैंडस्लाइडिंग होती थी तब भी होती थी, लेकिन अब वो ज्यादा होने लगी, वो ज्यादा दिखने लगी। और दूसरा निश्चित ही ये जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को जो है एक अनियंत्रित विकास की हसरत ने इसको बहुत भीषण बना दिया है। उनकी राह का जो भी पहाड़ पत्थर आ रहा है उसको साफ कर देना चाह रहे हैं, नदी को पर बांध बना देना चाह रहे हैं, पुल जगह जगह बना देना चाह रहे हैं। इससे एक जो है नीचे जो दिक्कत आई है, मतलब जो आपके सीधे सीधे आंखों से दिख रही है, और बाकी जो है कि बहुत ज्यादा जो पेट्रोलियम पदार्थों की खपत है, बहुत ज्यादा कोयले के ईंधन की खपत है, वह ये हम अगले 10 साल में चीन को, जापान को, अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे। तो मैं कह रहा हूं कि जब अगले 10 साल में चीन, जापान, अमेरिका को आप पीछे छोड़ देंगे तो उन अगले 10 सालों में क्या होगा? निश्चित ही इसका जो दुष्परिणाम होगा वो पहाड़ भुगतेंगे, नदियां भुगतेंगे, जितने कोस्टल एरियाज हैं, जितने तटवर्ती इलाके हैं वहां के लोग भुगतेंगे, और ये जो मुनाफा है कुछ लोगों के हिस्से में जाएगा या जा सकता है। तो इसको पूरे जो विकास का मॉडल है उसको रीओरिएंट ही करना होगा। लेकिन सही नहीं है कि सब कुछ क्लाइमेट चेंज के कंधों पर डाल दिया जाए। जिम्मेदारी हमारी भी है, सरकारों की भी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसके लिए आपको 5 अगस्त 2025 को आई धराली आपदा का रुख करना होगा। बादल फटने से बाढ़ आई, घाटी में फैली बसाहट बह गई। सूरत सबसे ज़्यादा बात हुई अवैध और अनियंत्रित निर्माण की। नियमों को धत्ता बताते हुए नदी के रास्ते बनाए होटल, दुकानें, फ्लड प्लेन्स पर कंक्रीट की चादरें और पेड़ों की बेतहाशा कटाई। बाढ़ और बारिश ने इस बार अन्य राज्यों का भी रुख किया है, तो फिर से वही बातें सामने आ रही हैं। मसलन इंडियन एक्सप्रेस में छपी दिव्या गोयल की रिपोर्ट से पंजाब पर कुछ आउटलुक पता चला। 4 पॉइंट्स में जानते हैं। पानी निकासी के प्राकृतिक रास्तों को पूरी तरह से चोक कर दिया गया है। ग्रीन कवर यानी पेड़ पौधों की कमी है। अवैध खनन और पेड़ों की कटाई लगातार जारी है और नदियों के किनारे और फ्लड प्लेन्स में अनियंत्रित निर्माण हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक इस बार की त्रासदी ने पंजाब को साल 1988 का फिर से याददाश्त को रिकॉल करा दिया। तब सतलुज, ब्यास और रावी नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया था। 500 लोगों की जान गई थी। आज भी तीनों नदियां उफान पर हैं। ऐसे में सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या 1988 से लेकर अब तक आई राज्य सरकारें ढंग से नदियों की डिसिल्टिंग नहीं कर पाई, उसके इर्द गिर्द के अवैध निर्माण नहीं हटा पाई। डिसिल्टिंग यानी नदियों की गहराई में पड़ी गाद को हटाने का काम, ताकि नदियों की पानी ले जाने की क्षमता बनी रहे, बची रहे। गाद जमा होती है तो थोड़ा भी बढ़ने पर पानी ओवरफ्लो होने लगता है और आसपास के इलाकों में फैल जाता है। ज़्यादा बारिश होने पर परिस्थितियां और बिगड़ती हैं। सारे कारण अब भी मौजूद हैं, लिहाजा बाढ़ भी मौजूद है। आशंका है कि हालात और बिगड़ सकते हैं। ताज़ा हालात का जायज़ा लेते हैं ग्राउंड पर मौजूद साथियों से। विकास और रूहानी। तो बाढ़ संकट से जूझ रहा है पूरा पंजाब प्रदेश। जितने भी ज़िले हैं 23 के 23 ज़िले सभी बाढ़ प्रभावित ज़िले घोषित हो चुके हैं। इस समय हम कपूरथला ज़िले के एक गांव में मौजूद हैं। यहाँ से भी आगे 16 गांव जो हैं इस समय डूबे हुए हैं पूरी तरीके से
टापू बन गए हैं, क्योंकि उनके पीछे से भी नदी बहती है, ब्यास नदी बहती है, और इस साइड भी जहां हम इस बोट से जाने की कोशिश कर रहे हैं उस गांव में, वहां पर भी ये भी पूरा एरिया जो है वो ब्यास नदी का पानी ओवरफ्लो हुआ और यहाँ तक पहुँचा है। बाढ़ से भीषण तबाही मची है, लेकिन गनीमत ये है कि राहत लेने वाली बात ये है कि मदद पहुंच रही है सभी तक। अलग अलग ज़िलों से लोग, अलग अलग प्रदेश से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं लोगों की मदद करने के लिए सामान के साथ। तो अब लोगों को वीडियो बनाकर ये डालना पड़ रहा है सोशल मीडिया पर कि आप लोग मदद के लिए कुछ सामान मत भेजिए क्योंकि वो ख़राब होगा। ऑलरेडी यहाँ पर सामान बहुत ज़्यादा है। असली अब चुनौती जो है वो प्रदेश सरकार के सामने, ज़िला प्रशासन के सामने वो ये है कि इन 16 गांव के लोग जिनके घर डूब चुके हैं, जिनके मवेशी बह चुके हैं, जब पानी यहाँ से वापस उतरेगा उसके बाद वहाँ पर जो हालात होंगे, उनके घर तबाह हो चुके हैं, उसको रिस्टोर करना होगा। उनके आजीविका के जो तमाम साधन हैं, जिनमें पशु भी हैं, जिनमें खेती भी है, वो तमाम साधन जो हैं वो किस तरीके से सुचारू रूप से उनके लिए मैनेज कर पाएगा प्रशासन और राज्य सरकार, ये भी देखना होगा। तो फिलहाल पंजाब में बाढ़ के हालात जैसे हमने बताया बने हुए हैं। लगातार ललन टॉप पर हम अलग अलग ज़िलों में जाकर, बाढ़ प्रभावित जगहों पर जाकर वहाँ के लोगों की आप बीती आप तक पहुँचा रहे हैं। कैमरे पे मेरे साथ रूहानी है, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। ग्राउंड से ललन टॉप की कवरेज जारी रहेगी। रिपोर्टर्स हमारे तमाम चैनल्स पर अपनी बात कहते रहेंगे। अब आगे की बात, हमने आपको बताया कि एकड़ के एकड़ खेत बर्बाद हुए, फसलें डूबी, सो अलग। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र सरकार से मांग की हर किसान को प्रति एकड़ 50,000 का मुआवजा दिया जाए। हालांकि सवाल पंजाब सरकार पर भी उठ रहा है कि आखिर किसानों के लिए फसल बीमा योजना का इंतजाम क्यों नहीं किया गया। बाढ़ का पानी उतरेगा तो भी स्थिति सामान्य होने में समय लगेगा। खेतों का पानी सूखने में लंबा वक्त, तब कहीं जाकर बुवाई लायक ज़मीन तैयार होगी। गोदामों में पानी सूखेगा तो भीग चुके अनाज की बोरियां इस्तेमाल लायक नहीं रह जाएंगी। ऐसे में हमारे नीति नियंत्रक किस तरह की तैयारी करें, ये भी समझते हैं। बाढ़ गांव को अलग तो शहरों को अलग तरीके से ट्रीट करती है। नजर डालते हैं देश की राजधानी दिल्ली से आ रही तस्वीरों पर। दिल्ली का ऐतिहासिक लोहा पुल बंद कर दिया गया। यमुना का पानी निचले इलाकों में भर चुका है, जगह जगह राहत शिविर हैं। इसी तरह दिल्ली से लगे नोएडा में भी कई इलाकों में पानी भरा है, खासकर एक्सप्रेसवे से लगे इलाकों में। लेकिन नोएडा में वैसी दिक्कत फिलहाल नहीं है जैसी गुरुग्राम में। 1 सितंबर को लगे जाम की तस्वीरें सबने देखी। राहत अभी भी नहीं है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं साथी पत्रकार। पार चला गया। इस समय मैं दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पे खड़ा हूँ और आपको मैं अपने पीछे तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि कैसे यमुना दिन प्रतिदिन विराट और विकराल होती जा रही है। अगर आप सामने ऑब्जर्वेशन मीटर पर देखें तो इस समय जो यमुना में वाटर का जो फ्लो है, वाटर का जो लेवल है वो 205 से ऊपर चल रहा है। कल सुबह देखा गया कि जैसे ही पीछे से पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया तो यमुना में जो पानी का स्तर है वो वार्निंग मार्क यानी कि 204.8 के पार जाता है और दोपहर आते आते जो पानी का स्तर है डेंजर लेवल यानी कि 205.3 के पार पहुंच जाता है। और हर घंटे देखा जा रहा है हथनीकुंड बैराज से 35,000 क्यूसेक से ज्यादा जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है और वजीराबाद से दिल्ली की तरफ 65,000 क्यूसेक से जो पानी है हर घंटे छोड़ा जा रहा है, जिसका असर यमुना के वाटर लेवल पर तो देखने को मिल रहा है, पर वहीं अब ये पानी लोगों की दहलीजों तक, लोगों के घरों तक पहुंचना शुरू कर चुका है। बारिश में हमारे शहरों की हालत कैसे होती है, नाली नाला कैसे बनते हैं कि चौक हो जाना उनकी नियति हो जाए, इसको डिकोड करेगा इंडिया टुडे में छपी दीक्षु सी कुकरेजा के लेख ने। कुकरेजा एक जाने माने के आर्किटेक्ट और अर्बन प्लानर हैं और वो क्या लिखते हैं, भारत के शहर बड़े बेतरतीब तरीके से बढ़ रहे हैं और अव्यवस्था इस बेतरतीबी का रिएक्शन है। गुरुग्राम जैसे शहरों में चमक धमक के लिए सब है लेकिन रहने लायक प्लानिंग नहीं है। सीवेज, ड्रेनेज, मोबिलिटी ये सब रहने से ज़्यादा दिखाने के हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों की बात अलग है, ये ऐतिहासिक शहर हैं लेकिन अब अनियंत्रित निर्माण के बोझ तले दब गए हैं। ऐसे में ज़रूरत नियमित अंतराल पर अर्बन ऑडिट्स की है ताकि ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किए जा सके और प्लानिंग भी। याद रखिए ये वही देश है जहाँ की सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया में अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए जानी गई और वो तो आज से लगभग 5,500 साल पहले की बात थी। बरस बीते, ड्रेनेज सिस्टम और पीछे चले गए, शायद तभी चौक होने लगे। अर्बन प्लानिंग कानूनों की किसी को परवाह नहीं, जिसका जहाँ मन वहाँ बिल्डिंग खड़ी कर दी जाती है, पैसे जहाँ पहुँचने होते हैं पहुँच जाते हैं और लोग सब कुछ चलता है कि तर्ज पर आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दिन बीत जाएंगे और हम भूल जाएंगे। इसीलिए आप देखिए, ट्रेनों की खिड़की से झांकिए, सड़कों पर देखिए और पूछिए उन सब से जो सरकारी सिस्टम्स का हिस्सा है या किसी भी तरह के कंस्ट्रक्शन बिजनेस से जुड़े हुए हैं कि किस तरह से कई दड़बे के दड़बे बन जाते हैं जिसमें ड्रेनेज का सिस्टम, सीवेज का सिस्टम नहीं होता है, जो
पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसलिए अप्रूव नहीं होते, लेकिन बाद में कतिपय दबावों में उनको अप्रूव भी कर दिया जाता है। वो कौन से माफिया हैं जो इन सब से लाभ पाते हैं? जब तक आप अपनी हानि, अपने लाभ का हिसाब किताब खुद नहीं मांगेंगे, तब तक स्थितियां नहीं बदलेंगी। अर्बन प्लानिंग कैसी हो, इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं कुछ बड़े शहरों को देखकर। मसलन कोपेनहेगन का उदाहरण लेते हैं। डेनमार्क नाम के देश में मौजूद इस शहर को स्पन सिटी कहा जाता है, क्योंकि ये बारिश के पानी को सोखने के लिए ग्रीन छत, रेन गार्डन और प्रीमिएबल सतहों जैसे इनोवेशन का इस्तेमाल करता है। इसमें अर्बन फ्लड यानी शहर में आने वाली बाढ़ के प्रभाव में कमी आती है। अगला उदाहरण एम्स्टर्डम का। ये नीदरलैंड की राजधानी, यहाँ नहरों, बांधों और पंप स्टेशनों का इंटीग्रेटेड नेटवर्क शहर के वाटर लेवल को संतुलित करता है, जिससे स्थायी और प्रभावी जल निकासी सुनिश्चित हो। एक और उदाहरण जापान की राजधानी टोक्यो का। इस शहर ने अपने विशाल अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज सिस्टम से भारी बारिश के पानी को स्टोर और कंट्रोल कर बाढ़ से शहर की सुरक्षा सुनिश्चित की है। ये प्रणाली बाढ़ के जल को अंडरग्राउंड सुरंगों और टैंकों में जमा कर नुकसान को कम करती है। अर्बन प्लानिंग से इतर कुछ सुझाव एक्सपर्ट भी देते हैं, मसलन छोटे छोटे बांध और रिजर्वायर्स का नेटवर्क बनाना, इनसे बिजली भी बनाई जा सकती है। दूसरे देशों से पूरी की जा रही ऊर्जा ज़रूरतों पर ज़्यादा पैसे खर्च ना करना। ज़्यादा बारिश को भी ये छोटे और मझोले बांध मैनेज कर लेंगे। बारिश का पानी भी इनमें इकट्ठा रहेगा, जो बाद में काम आएगा, और पानी इकट्ठा रहने से भूजल स्तर भी दुरुस्त रहेगा। वेटलैंड्स और फ्लड प्लेन्स को भी संरक्षित करना होगा। नदियों को उनका रास्ता देना होगा, क्योंकि ये कहना गलत है कि नदी का पानी हमारे घर में घुस आया। कहना चाहिए कि हमने नदी के घर में अपना घर बसा लिया, जिसके बाद वो रिक्लेम करने आ गए। ऐसे में याद आता है गंगा रिसर्चर और बनारस के संकट मोचन मंदिर के महंत रह चुके प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र का कथन। वो अपने लेखों और स्पीच में कहते थे, बरसात में नदी फैलती नहीं है, बल्कि अपना मूल आकार ग्रहण करती है। उम्मीद है हम सब सीख लेंगे, और ये भी उम्मीद है कि हम सब इर्द गिर्द निगहबानी कर रहे हैं और भरसक कोशिश भर मदद भी कर रहे हैं। अब सुर्खियों की बारी। बहार बा, हर तरफ बहार बा। पहली सुर्खी गृह मंत्रालय से जुड़ी है। मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बड़ी राहत दी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय के वे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से 31 दिसंबर 2024 तक भारत आ चुके हैं, उन्हें पासपोर्ट या अन्य ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना भी देश में रहने की अनुमति दी जाएगी। आदेश हाल ही में पारित हुए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के तहत जारी किया गया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 2 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में कहा था कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत हजारों लोगों को नागरिकता दी गई है। अगली सुर्खी आपकी जेब से जुड़ी है। इस समय चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। इसके 56वें संस्करण की बैठक चल रही। 3 और 4 सितंबर को होने वाली इस बैठक में कुछ बड़े फैसलों की संभावना है। अंग्रेजी अखबार मिंट के मुताबिक कुल 175 प्रोडक्ट्स पर से जीएसटी के रेट घटाने की बात चल रही है। ये प्रोडक्ट क्या हैं? ऑटोमोबाइल, हेल्थ, कृषि और टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हैं। इसके अलावा काउंसिल में 2 टैक्स स्लैब रखने पर भी चर्चा हो सकती है। इसमें ज़रूरी सामान पर 5% और गैर ज़रूरी पर 18% टैक्स लगे। खबरें ये भी कहती हैं कि सरकार 40% का एक स्पेशल टैक्स भी लाने की तैयारी में है, जो कि तंबाकू और 50 लाख रुपए से ज़्यादा महंगी गाड़ियों पर लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीएसटी के अभी 4 स्लैब हैं, 5, 12, 18 और 28। अगर इन 4 स्लैब को काटकर 2 में किया जाएगा तो राज्यों का फायदा कटेगा, लेकिन क्योंकि कुछ चीज़ों में टैक्स कम हो जाएगा। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जीएसटी काउंसिल में राज्यों से बात उठ सकती है। अगर केंद्र सरकार टैक्स की दरों में कटौती करता है तो वो राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई भी करे। जानकारी के लिए नोट कर लीजिए, जीएसटी काउंसिल एक संवैधानिक संस्था है जो जीएसटी से जुड़ी नीतियों और उसके लागू करने से जुड़े मामलों पर सुझाव देती है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और देश के वित्त मंत्री शामिल होते हैं। अगली सुर्खी सुप्रीम कोर्ट से। कानून बनाना विधानसभा का काम है, इसमें राज्यपालों की कोई भूमिका नहीं होती। ये कहा पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में। मौका था विधानसभा से पास विधेयकों पर राष्ट्रपति और राज्यपाल की मंजूरी की डेडलाइन तय करने वाले मुद्दे पर हो रही सुनवाई का। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने की डेडलाइन तय की थी। इस आदेश पर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सवाल उठाए थे, जिस पर विचार विमर्श के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक संविधान पीठ का गठन किया। इस पीठ में कौन कौन है? चीफ जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस AS चंदोरकर। आज यानी 3 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से दलीलें रखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, अगर कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे केंद्र रद्द कर सकता है या अदालत में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन जनता की इच्छा को गवर्नर नहीं रोक सकते। इसी तरह हिमाचल प्रदेश सरकार के वकील आनंद शर्मा ने कहा कि संघीय ढांचा यानी फेडरलिज्म भारत की ताकत है और ये संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। अगर गवर्नर बिल रोकेंगे तो इससे केंद्र राज्य संबंधों में टकराव बढ़ेगा और ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक होगा। गवर्नर का ऑफिस जनता की इच्छा को नकारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इससे पहले केंद्र सरकार ने दलील दी कि विधेयकों को लेकर राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकती, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले न्यायिक समीक्षा के दायरे में नहीं आते।
इस मामले पर सुनवाई जारी रहेगी, हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। बात पानी से शुरू हुई थी, पानी पर खत्म करेंगे। एक और बुजुर्ग रहीम दास जी कह गए हैं, रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस यूं। पानी यानी कि आव ताव बरकरार रहे, पानी आँख में मर्जात का बरकरार रहे, दूसरों की मदद करते रहें, सुरक्षित रहें और ये विचार ज़रूर करें कि हम अपने तय इस अतिवृष्टि की स्थिति से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।